इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो कूलम्बियन लॉ ये फंडामेंटल लॉ है। तो कूलम्ब लॉ को हम कहां और अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान सके किसी पॉइंट पे। एक और इक्विवेलेंट लॉ है कूलम्ब लॉ के साथ, उसे हम गॉस लॉ कहते हैं। गॉस लॉ एक बड़ा उपयोगी लॉ है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानने की कोशिश करते हैं अगर सिमेट्री हो और वहां पर सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो इससे पहले कि हम गॉस लॉ के बारे में बात करें, हमें जानना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो किससे रिलेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन किस सोर्स से आ रहा है ये भी इसमें अप्लाई होता है। फ्लक्स एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम फिजिकली भी सोच सकते हैं। फ्लक्स एक कैरेक्टरिस्टिक है जितने भी आपके वेक्टर फील्ड्स होंगे उसके लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो प्रोपोर्शनल है जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उस सरफेस से जा रही हैं। यहां पर हमने प्रोपोर्शनल इसलिए कहा क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइंस है वो हमारे हिसाब से हम कितनी ड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 आपको मिल रही है, यहाँ 60 बनाई जा सकती है। अब एक सरफेस लीजिए ए, ये आपका सरफेस है, कोई सरफेस ऑफ एरिया मान लीजिए ए ले लीजिए। अब ये किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है लाइनों के बीच में जो दूरी होगी बराबर होगी। अब ए हमने रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये जो सरफेस एरिया ए है वो परपेंडिकुलर है ई से। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लाइन यहां से आ रही है और ये सरफेस एरिया इसका परपेंडिकुलर है, मतलब सरफेस एरिया इस तरीके से है तो लाइन इस तरीके से जा रही है। अब एरिया यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस जगह पे हम ए को वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं और उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, मतलब ये यहां से आ रही है ना तो इसको हमने आउटवर्ड बना दिया इस तरीके से। तो आउटवर्ड जो लाइनें आ रही हैं वो एरिया आपका इस तरीके से मान लीजिए नॉर्मल इसका यहाँ। तो एरिया वेक्टर ए और ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब यहां से भी देख पा रहे हैं सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और बाकी चीजों में क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा सीधा कर दूं, या परपेंडिकुलर की जगह इसको पैरेलल कर दूं या फिर थोड़ा एंगल ऑब्लिक दे दूं, तब क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संदर्भ में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स किसी भी पॉइंट पे वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं जो सरफेस एरिया या ये कहे यूनिट सरफेस एरिया से निकल रही हूं। तो जो नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं, जो पास हो रही है किसी सरफेस एरिया ई से, जिसको हम ई ए कहेंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इस सरफेस के थ्रू पास हो रहा है या इस सरफेस से संबंधित है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो एक सरफेस के थ्रू पास हो रही है, इसको हम फाई कहते हैं। फाई जो होता है ई ए के बराबर होता है। यदि जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर ना हो, यानी कि लाइन इस तरीके से आ रही है परपेंडिकुलर ना हो, तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ लाइंस है वो पूरी ना जा रही हो, कम हो। अगर आप और भी दोनों एग्जाम्पल देखें, मैं भी आपको उसको दिखाता हूं। जो सरफेस एरिया ए है ये एंगल थीटा बना रहा है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। अब देखिए ये जो सरफेस एरिया है यहाँ तो इसमें सारी की सारी लाइनें जा रही थी, यहाँ पर हमने इस सरफेस एरिया को ऐसे टिल्ट कर दिया। तो ये लाइन और ये लाइन तो इससे जा ही नहीं रही, बल्कि ये भी लाइन नहीं टच कर रही। अगर हम इस एरिया को ए ऐसा ले तो इस एरिया का क्या क्या कंपोनेंट बनेगा, ए कॉस थीटा इस तरफ बनेगा, ए साइन थीटा इस तरफ बनेगा, राइट। तो ए कॉस थीटा और ई ये दोनों एक डायरेक्शन में है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इसको किसी ऑब्लिक एंगल पर रखें और इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हो और कोई एंगल हमने थीटा बनाया, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना होगा तो हम यहाँ पर ए कॉस थीटा, जैसे मैंने आपको बताया ए कॉस थीटा लगेगा क्योंकि ए इस डायरेक्शन में है, तो ये थीटा है तो ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है आपका। और फिर हम जो ई है इसके साथ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और ए कॉस थीटा कंपोनेंट लेंगे, यहां हम फाई को ई कॉस थीटा रहेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर आप कहें, देखिए ई ए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ई डॉट ए
क्योंकि ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ही कॉस थीटा होता है, तो फाई को आप ई डॉट ए लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, वोल्ट मीटर लिखेंगे इसको। अब यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा इन्वॉल्व है। अगर सरफेस पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, चलिए अगर ए परपेंडिकुलर हो ई के, ध्यान रखिएगा कि जब ये लाइन जा रही है और अपने यहाँ सरफेस इस तरीके से पैरेलल रख दिया तो यहाँ पर एरिया का वेक्टर इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो cos 90 आएगा, इसमें cos 90 डिग्री बनेगा। तो जो फ्लक्स इसके साथ आएगा ई ए cos 90, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यदि थीटा 90 से कम है तो फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा, थीटा अगर 90 से बड़ा है तो नेगेटिव रहेगा। सब चीजें cos थीटा पे डिपेंड करती है। cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी होती है, इस हिसाब से ये चीजें बन रही है। यदि जो फील्ड लाइंस हैं जो एंटर हो रही हैं वो बड़ी क्लोज है, बड़ी पास है, जो फ्लक्स होगा इस सरफेस के थ्रू वो नेगेटिव होगा। यदि फील्ड लाइंस जो आर ये अगर एंटर कर रही है, ध्यान रखिएगा, जो एंटर कर रही हैं उनको हम नेगेटिव कहेंगे, और फील्ड लाइंस जो लीव कर रही हैं, जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, तो फ्लक्स को हम पॉजिटिव कहेंगे। तो यहां पर अगर एग्जांपल देखें तो ये आपका फ्लक्स यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर आपका फ्लक्स ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ फ्लक्स आपका लेस देन जीरो है। ये नेगेटिव फ्लक्स है, ये पॉजिटिव फ्लक्स है, यहाँ पर फ्लक्स जीरो है। यहां पर इस फिगर में एक आर्बिट्ररी शेप ले लीजिए, कोई भी सरफेस ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है। अब इसको हम इमेजिनरी सरफेस ये जो हमने लिया, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यदि एलिमेंट बहुत छोटा होगा तो सरफेस ज्यादा इरेगुलर नहीं दिखाई देगा, एक छोटा छोटा सा पार्ट तो रेगुलर ही होता है, तो इसको एज अ प्लेन ले सकते हैं, बहुत छोटा पार्ट प्लेन ले सकते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म होगी। अब ये जितने जितने पार्ट लिए इसको हम ये छोटा सा जो पार्ट लिया, पहले तो हम इसके बारे में बात कर लें, इसको हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर की वो किसके बराबर होगी, वो एक तो आपका एरिया होगा सरफेस एलिमेंट का, एक डायरेक्शन होगा जो नॉर्मल जा रही है सरफेस के, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, यहीं पे देख लेते हैं, ये आपका एक तो एरिया है, एरिया हमने माना ये हो गया, एक तो एरिया हो गया, और जो वेक्टर है ई का वो एक चीज ये हो गई। यदि सरफेस क्लोज है तो सरफेस, यानी कि सरफेस क्लोज का मतलब क्या है कि सरफेस इनक्लोज है, मतलब उसका कोई वॉल्यूम है, तो ये जो वेक्टर है ये बाहर की तरफ डायरेक्शन इनका होगा, बाहर की तरफ, क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ। माने आपकी ये जो डेल्टा ए आई जे है ये एरिया वेक्टर है, यानी कि मैं अगर थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको इसको, तो डेल्टा ए जे मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से हमने बनाया, डेल्टा ए जे ये आपका है, ये एक वेक्टर है किसी भी जेथ एलिमेंट का, क्योंकि हमने कोई भी पार्ट ले लिया ना तो इसको जेथ एलिमेंट कह देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आप मान लीजिए ई जे है, इससे रिलेटेड यहाँ पर ई जे है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख पा रही है कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ई जे है। क्योंकि जो एरिया है वो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, और हम मान सकते हैं कि बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज भी नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जेथ एलिमेंट में क्या होगी, फाई जे हम कह लेते हैं इसको, क्योंकि जे के बारे में बात हो रही है, कोई भी जेथ एलिमेंट हो सकता है, तो कोई भी जेथ एरिया हो सकता है इस बड़े से पार्ट का, इस बड़े से एरिया का हमने छोटा पार्ट लिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, ई जे इंटू डेल्टा फाई जे, ये डेल्टा फाई डेल्टा ए जे, ये ए जे होगा, ठीक। अब मैंने इसको जब डेल्टा फाई कहा तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि, और मैंने इसको ए अभी बताया आपको, ए जे इसमें संदर्भ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ई जे मैंने लिया एक जे पे। अब जो छोटा पार्ट था डेल्टा फाई, बहुत छोटा पार्ट हमारा जो था ये इस एरिया का, वो हमने किया, तब हमने कहा कि ये फाई जे पूरा आएगा, छोटा सा पार्ट लिया, इस पूरे छोटा सा ये पार्ट लिया, इस पूरे के लिए हमारा कितना बना, ई जे इंटू डेल्टा फाई, ये डॉट प्रोडक्ट लिया। अब टोटल फ्लक्स अगर लिंक किया जाए या
जो फाई निकाला जाए इस सरफेस से, तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? हम छोटे छोटे पार्ट्स को ले लिए और छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ दें, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा जो पार्ट है, हमने यहाँ पर कहा कि हमारा एक छोटा पार्ट है, ये इसको हम वहां इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हम अल्टीमेटली बहुत छोटा पार्ट ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि इतना छोटा पार्ट हो, इतना छोटा पार्ट हो कि ये जो एरिया है वो 10:0 हो जाए, बहुत छोटा पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे पार्ट को ऐड करेंगे, तभी हमारे पास पूरा फ्लक्स आएगा इसमें। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिग्मा है, और सिग्मा हमने कहा कि डेल्टा ए जो बहुत छोटा है, ये 0 की तरफ जाए, और ई जे डेल्टा फाई, तभी तो हमारे पास पूरा फ्लक्स आएगा। यानी कि हमने क्या किया, एक छोटे से पार्ट का फ्लक्स की बात की, और ये अगर हमको पूरे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस के लिए इसका इंटीग्रेशन लेंगे, यानी ई इंटू डी ए, यानी कि ये सरफेस इंटीग्रेशन है ई का इस पूरे सरफेस, ये पूरा ए लेंगे अब इस बार इस पूरे सरफेस के लिए। तो जो जनरल डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो इस तरीके से है कि जो फ्लक्स लिंक्ड है किसी भी सरफेस के लिए, वो आपका सरफेस इंटीग्रेशन होता है उस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पूरे सरफेस के लिए। तो फाई को हम कह सकते हैं पूरे सरफेस के लिए, और ई डी ए इसका इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखिएगा। गॉस लॉ क्या होता है? जो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जोड़ना एक क्लोज सरफेस के लिए जो इनक्लोज है, जो इनक्लोज करता है चार्जेस को, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और वो हमें गॉस लॉ की तरफ ले जाता है। तो गॉस लॉ ये भी एक फंडामेंटल लॉ है नेचर का। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। मानिए कि एक आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये सेंटर पे रखा हुआ है एक स्फीयर के। तो ये सेंटर पे आपके रखा हुआ है, ये आपके पास एक स्फीयर है, और हम क्या करेंगे कि टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस से रिलेटेड है वो निकालने की कोशिश करेंगे। फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से टोटल फ्लक्स हमारा क्या होता है, 5 होता है ये पूरे सरफेस के लिए E डॉट डी ए। अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो E डॉट डी ए का E डी ए कॉस थीटा ये होता है। अब जितने भी पॉइंट्स हैं इस सरफेस पे वो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट है, यहाँ भी इक्वी डिस्टेंट है, यहाँ भी इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि सबका डिस्टेंस r है सेंटर से। तो जो मैग्नीट्यूड होगा E का वो हर पॉइंट पे सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कारण वो रेडियली आउटवर्ड होगी, जो कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, E बाहर की तरफ है, E जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियस है तो रेडियली आउटवर्ड जा रही है। ये जो एरिया है डी ए, अब हम क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट लेंगे, ये जो हम ऑलरेडी लेते हैं, जो छोटा सा पार्ट है इस सरफेस एलिमेंट का, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो आपका ई, क्योंकि यहाँ पर ई इस डायरेक्शन में है तो थीटा यहाँ पर 0 हो गया। ई भी इस डायरेक्शन में है, ए भी इस डायरेक्शन में, ये हमने ले लिया, तो थीटा 0 हुआ। तो कॉस थीटा को अगर हम 0 ले लेंगे तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो ई डी ए डायरेक्ट हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आया। अब एरिया का इंटीग्रेशन एक छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन, यानी कि हर पार्ट हर चीज को लेके कुल मिला के इसका सरफेस एरिया क्या होता है, पूरे स्फीयर का एरिया हम जानेंगे सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि हम छोटा पार्ट लिया, सबके लिए निकालें तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन डी ए का पूरा आएगा 4πr²। एरिया है ये सरफेस एरिया आपके स्फीयर का। तो जैसे हम इसको लेंगे जो 4π कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, फाई निकल के आया Q/ε। आप देखिए जो फ्लक्स है इस रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ये बिल्कुल ट्रू है। ये आपका जो इक्वेशन है ये एक जनरल रिजल्ट है गॉस लॉ का। गॉस लॉ एक और इसके बारे में डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं कि गॉस लॉ होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस के साथ के संदर्भ में हम ये लेते हैं या उससे रिलेटेड होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है जितना नेट चार्ज है और साथ में उस सरफेस का एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन। तो Q/ε फ्लक्स जो एसोसिएटेड है किसी भी क्लोज सरफेस को हम कह सकते हैं 5 इक्वल टू इंटीग्रेशन उस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड
साथ में जो स्मॉल एरिया है, इसको टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल 4 जोड़ देंगे, साथ में एप्सिलॉन लगा देंगे जो आपके डिनोमिनेटर में आएगा। ये जो लॉ है ये बताता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक सरफेस है, एक क्लोज सरफेस अगर आप लें, एक क्लोज सरफेस लें, वो 0 होगा यदि कोई भी चार्ज उस सरफेस में इनक्लोज नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं इस लॉ से। तो गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, क्या शेप हो, क्या साइज हो। जो टर्म इसमें क्यू आ रहा है, आप यहां पर देखें, ये जो क्यू आ रहा है, ये सारा सम है, जितने भी चार्ज है सारे का सम करेंगे तब आएगा। ये जो चार्जेस है कहीं भी हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है या अपीयर हो रही है आपके इस जगह पे, जगह अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बात करें, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रही है इन सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये या तो सरफेस के अंदर हो या सरफेस के बाहर हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इसमें देखिए Q1 और Q1, Q2, पहले Q2 की बात कर लेते हैं। Q2, Q4, Q5 अंदर है, Q1 और Q3 आपके बाहर है। तो Q1 से लेकर Q5 तक जितने भी हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है इस सरफेस से, तो E आप कैसे बनाएंगे? E बताएंगे आप, वेक्टर एडिशन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस पे इन सारे चार्जेस के कारण, राइट, सारे चार्जेस के कारण। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो हमको लेना क्या होगा? इस जगह पे हम केवल Q2, Q4 और Q5 लेंगे। तो नेट चार्ज क्या आएगा आपका? जो सिग्मा क्यू आएगा, बाहर के चार्जेस, क्योंकि क्लोज सरफेस की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको यहां पर शुरुआत की, ये इसके लिए तो ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण हो रहा होगा। लेकिन जब आप दाएं हाथ पे आते हैं इस इक्वेशन के, तो डेल्टा क्यू में आप केवल Q2, Q4 और Q5 लेंगे, क्योंकि Q1 और Q3 बाहर है। तो फ्लक्स जो इस सरफेस से लिंक्ड है वो होगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q5 बाय एप्सिलॉन 0। जो भी सरफेस हम लेते हैं गॉस लॉ के समय या गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं, उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस, राइट। जहां पर सिमेट्री होती है, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा स्फीयर का, जहां स्फीयर है ये पूरा सिमेट्रिक है, उस जगह पे गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, वो डिपेंड करती है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। उसकी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, जहां पर आप ये जो v देख पा रहे हैं वो कांस्टेंट है। आपको फ्लक्स निकालना है जो पास हो रहा हो एक स्फीयर जिसका रेडियस r है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो इस अगर फिगर को ध्यान से रखें, इस तरीके से है, ये ओरिजिन पे है। तो जो r वेक्टर आप देख रहे हैं ये वाला, और यहां पर r वेक्टर देख रहे हैं, ये तो r वेक्टर है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आपका इसी डायरेक्शन में है जो r वेक्टर का है। तो r वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो ये r वेक्टर साथ में इसका मैग्नीट्यूड। तो हम किसी r वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो xi प्लस yj प्लस z के लिख सकते हैं, साथ में आपका ये r आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दी हुई है जो कि ये संख्या है। E डॉट डी ए निकालेंगे। E डॉट डी ए निकालने के लिए क्या करेंगे? E की जगह आप ये लिखेंगे डॉट डी ए। जो डी ए है उसको अभी यहीं पे रखिए, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास xi प्लस yj और साथ में ये आ गया है, अब इसमें जब हम ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और मैं कह रहा हूँ डी ए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये वेक्टर है तो मुझे इसका आर कैप लेना पड़ेगा। इसीलिए आर कैप को हमने क्या किया, xi प्लस yj प्लस z के बाय आर, साथ में डी आपका चल रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका b, आपका डी ए ये यहाँ पर आएगा बाय आर, इसको बाहर ले लें, और इसको हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करें xi yj और xi yj प्लस z के, तो कुछ इस तरीके से संख्या बनेगी। तो ये आ गया आपका b बाय आर और डी ए। अब e डॉट डी ए अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो b बाय आर तो बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सरफेस का ये डी ए जो है, डी ए इज ए स्मॉल पार्ट, इस डी ए स्मॉल पार्ट का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे इस स्फीयर के लिए, तो आपका क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये चीज आर आर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर b डॉट 4 पाई यानी कि 4 पाई बी आर आ गया, तो फाई कितना आ गया 4 पाई बी आर। आपको
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो एक सर्कुलर डिस्क से लिंक्ड है। इसका रेडियस ए दिया हुआ है जो सिचुएटेड कहाँ है, डिस्टेंस आर, कहाँ से, पॉइंट चार्ज क्यू से। तो इस क्यू से ये डिस्क यहाँ पर सिचुएटेड है, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कुछ चीजें इसमें दी हुई है, हिंट दिया हुआ है, आर डी आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर आर कैपिटल है, स्मॉल है, वो ये होता है, ये बताया गया है। अब यहाँ पर एक पतली सी सर्कुलर रिंग है आपके पास, इसका रेडियस आर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी विड्थ जो है वो डी आर दी हुई है, यहाँ जैसे फिगर में दिखाया गया है। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी पे, अगर आप ये इस पॉइंट पे निकालना चाहें, इसको कैसे निकालेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो ये होती है कि जो आप डीई या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें वो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर है। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पिछले डिस्कशंस में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। जो एरिया है इस रिंग का, मतलब अगर मैं डी ए पार्ट लूं तो क्या होता है, रिंग का क्या होता है, 2 पाई आर, तो पूरा इसका सर्कमफेरेंस है इनटू डी आर जो इसकी विड्थ है, तो ये आपका एरिया होगा। छोटा पार्ट ले रहा हूं अभी, छोटा पार्ट है इसलिए डी आर लिया, वरना बाकायदा आर लेते हैं इसको। छोटा पार्ट है 2 पाई आर डी आर। डी ए क्या है इसमें, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डी ए आपका परपेंडिकुलर है किस प्लेन से, जो इस रिंग का प्लेन है, और ये आपका एक एंगल थीटा बना रहा है डी के साथ, मतलब ये डी इधर पे है, ये डी ए है, ये थीटा बना रहा है। इस थीटा को मैं थोड़ा पीछे खींच दूं तो ये एंगल आपका थीटा होगा। जो फ्लक्स पास हो रहा है इस स्मॉल एरिया से, जो मैंने बहुत छोटा पार्ट लिया, वो कैसे आएगा, डी फाई निकालना है तो डी ए कॉस थीटा, मतलब बेसिकली ई डॉट डी ए की बात कर रहा हूं, तो ई डी ए कॉस थीटा। डी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, यहां से हम के क्यू बाई एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले के डिस्कशंस में, डायरेक्ट रख देंगे, रिंग है आपके पास। डी ए जो होगा 2 पाई आर डी आर, उसको यहां रख दीजिए। कॉस थीटा जो होता है, अगर आपको थीटा निकालना है, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी आर बाय एक्स। इस आर की दूरी हमने ले ली, ये आर पे ही निकालना है बेसिकली। तो अब जब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो चीजें कैंसिल आउट होती है वो कर लीजिए, बाकी इसको लिख दीजिए। अब इसमें एक चीज और आती है, ये आपका आर है, ये एक्स है, ये आर है, कैपिटल आर है। तो अगर आपको इसको एक्स स्क्वायर में, बेसिकली एक्स यहां पर एक टर्म आ गया है, अब एक्स क्या चीज है हमें नहीं पता, हमें ये आर पता है, हमें ये भी आर पता है। एक्स स्क्वायर निकालना है तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो इस एक्स की जगह यहां रख दीजिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, और क्यूब तो चल ही रहा है। अब फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे और बाकी को इंटीग्रेट करेंगे, और जो इंटीग्रेशन है उसका सोल्यूशन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट रख दीजिए। 0 to a लिमिट आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप 0 से a तक जाएंगे, क्योंकि ये डिस्क का रेडियस a है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक होगा। 0 से a तक जाएंगे, इसको लिमिट्स लगाएंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू ये आएगी। Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग, मतलब Q चार्ज है वो एक रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस r दिया हुआ है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसको बनाया गया इस तरीके से बनाया गया कि जो सेंटर है स्फीयर का वो कहां लाई कर रहा है, सरफेस पे, रिंग के सरफेस पे। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्फीयर से एसोसिएटेड है, जो सरफेस स्फीयर का सरफेस है उससे एसोसिएटेड है। तो ये कैसे बनेगा, ये आपके रिंग है, ये स्फीयर है। अब इस ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस ज्योमेट्री से आपको दिख रहा है कि जो स्फीयर है, यहां पर अगर मैं इसको O मानू, ये हमारा O है, ये P है, और ये Q है, ये O डैश है, तो OP क्या है इसमें, ये OP और O डैश ये बराबर है, और O डैश P और OO डैश ये भी बराबर है। क्योंकि आपका ये तीनों बराबर है, क्यों, आपको इसको ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी। ये एक रिंग है और स्फीयर इस तरीके से बनाया गया, इसको इसमें इन्होंने सवाल में भी कहा है कि एक स्फीयर आर को इस तरीके से बनाया गया, ड्रॉन इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाई ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग। सेंटर इसका इस सरफेस पे आ रहा है। तो अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये तो खैर इसका रेडियस हो गया, ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि आप किसी भी एक सर्कल में
एक ही बेस पे अगर दो लाइनें इस तरीके से बनाएंगे तो ये बराबर होगी। इन दोनों को हमने बराबर लिया, ये इसके बराबर है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना, मतलब ये तीनों तो एंगल 60 हो गया, यानी कि पी ओ डैश तो 60 डिग्री हो गया। लेकिन पी ओ क्यू क्या हुआ, ये 60 है तो इसके ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 तो ये भी 60, तो कुल मिला के कितना हो गया 120 डिग्री। तो जो कॉर्ड बन रही है इसमें पी ओ डैश और क्यू है ना, इस रिंग में ये कितना एंगल बना रही है, यहां पर 120 डिग्री बना रही है सेंटर पे, इस सेंटर पे। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि जो लेंथ है कॉर्ड का वो किसके बराबर होगा, 1/3 सरकमफेरेंस की, रिंग के सरकमफेरेंस की। जो टोटल चार्ज इस कॉर्ड पे है जो पी ओ डैश और क्यू से बन रहा है वो क्यू का तिहाई होगा, Q/3। और गॉस लॉ से हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा उस Q/3 को लीजिए, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 कर दीजिए, यानी Q/3 एप्सिलॉन 0 होगा। गॉस लॉ के एप्लीकेशन है कई जगह पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं गॉस लॉ लगा के। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर एक बहुत लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, लंबा स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। एक ऐसा वायर जो बहुत लंबा है, वो उसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो हमको पता क्या करना है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट P पे, जो मान लीजिए किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे है इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि हम इस P पे निकालना चाहेंगे। ये R है आपका, ये पूरा वायर जा रहा है, इस P पॉइंट पे हम निकालना चाहेंगे क्योंकि इसकी यहां से यहां दूरी हमने R कही। तो क्योंकि वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सब पॉइंट पे चाहे P ले Q ले, जो सेम डिस्टेंस पे है उन पे बराबर होगी, चाहे P ले ले चाहे Q ले ले। अब एक इमेजिनरी सिलेंडर मानिए आप, गॉसियन सिलेंडर सरफेस मानिए, ये इमेजिनरी सरफेस है और इसका रेडियस R है और लेंथ इसकी L है। मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी लेंथ आपको L दी गई, ये आपने माना। जो जिसकी एक्सिस, इसकी एक्सिस और वो जो लाइन जो आपका वायर है वो दोनों कोइंसाइड करी, ये भी इधर ये भी इधर। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इस सिलेंडर सरफेस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिल्कुल सेम होगी, जैसे मैंने बताया P पे Q पे दोनों पे सेम होगी, और बाहर की तरफ होगी, देखिए रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो जो एरिया है इस कर्व सरफेस सिलेंडर का, वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो 2πr होगा, इंटू लेंथ हो जाएगा, 2πrh जिसे कहते हैं, 2πrh, h यहाँ पर L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि रेडियस R है तो πr² हो गया। तो जो चार्ज इनक्लोज हुआ इस सिलेंडर द्वारा जिसका लेंथ L है, वो क्या होगा, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, है ना। लैम्डा क्या होता है, Q/L, इसलिए Q हो गया λ/L। अब इस फिगर को हमने देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसके साथ आ रहा है, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसका रेडियस R है, लेंथ L है, अगर फाई 1 माने तो E.dA, यानी कि E.dA cos 0, इन दोनों के बीच में 0 हो गया, यहाँ पर देखिए 0 है, ये E और इसका डायरेक्शन dA का दोनों 0 है। तो E बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन dA करिए, ये एरिया है, एरिया हमने अभी भी बताया 2πrl है, E इंटू 2πrl हो जाएगा, फाई 1 ये हो गया। अब जो फ्लक्स किसके साथ एसोसिएटेड है, जो दो एंड है, ये एंड और ये एंड, इसके साथ भी तो एसोसिएटेड है फ्लक्स, वो क्या होगा, E.dA। अब क्योंकि यहां पर एंगल आ जाएगा cos 90, अगर आप इसको देखें, इसे ये और ये डायरेक्शन आपकी 90 डिग्री बन रही है इन दोनों सरफेसेस के लिए, तो cos 90 आ जाएगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, ये और ये इसको जोड़ दीजिए, तो 2πrLE + 0 आपका 2πrLE आ जाएगा। तो इसका मतलब गॉस लॉ से जो फाई बन रहा है वो 2πrLE बन रहा है, यानी कि अगर इसको आप कहें Q/ε से रिलेट करें, ये इंप्लाई करता है कि 2πrLE बराबर है Q हमारा क्या था, λL, तो Q होगा λL बाय एप्सिलॉन, ये किसके बराबर आ रहा है, 2πrLE। तो E कहां कैसे आ गया, λ/2πε1/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्शन में
अगर आप आर कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर रेडियस के डायरेक्शन में, तो ये आपका आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाय आर आर कैप। इस तरीके से ये निकलता है। इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको बनाया गया, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए गए, उनको सेपरेट किया गया 2 मिलीमीटर से। ये जो डायपोल बन रहा है इसको कहाँ रखा गया, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी डेंसिटी आपको दी गई है, ये इस तरीके से रखा गया कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है इस डायपोल का 2 सेंटीमीटर पे इस तरीके से रखा गया है। इसको आपको कैलकुलेट करना है फोर्स जो इस काम कर रहा है इस डायपोल पे, के को आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्स को लेना है। तो जैसे जैसे सवाल में बताया गया उस हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाएं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपका है, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए और 2 चार्जेस आपके जो है उनको 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया, यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अब ये जो डायपोल है इसको रखा गया किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब ये एक लाइन चार्ज होगी इसकी, या ये आपका इसके पास रखा गया। अब इसके बारे में भी चीजें दी हुई है। ये इस तरीके से रखा गया कि जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। अब आपको फोर्स निकालना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट आर पे, किसी भी कंटिन्यूअस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका डेंसिटी लैम्डा है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है E = λ/2 पाई एप्सिलॉन 1/r। ये अभी हम निकाल चुके। तो इसका मतलब ये है कि ये 2k हम जानते हैं k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ ये वाला पोर्शन है 2 को ऊपर रख दीजिए तो 2 to the 4 हो जाएगा। इस पूरे को हमने k कह दिया तो 2 λ/r आ गया। तो फोर्स कितना बना आपका फोर्स कैसे आएगा, फोर्स आपका होता है 2k λ/r। ये आपका फोर्स है नेगेटिव के कारण, और फोर्स पॉजिटिव के कारण क्या होगा 2k λ/r q, क्योंकि E के साथ हम q लगाते हैं ना, q E = q इंटू दिस। इसलिए यहां फोर्स अगर आप देखें तो फोर्स कैसे आता है, फोर्स होता है आपका EQ। तो इस E के साथ हम Q मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने Q किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया Q, तो आपका फोर्स आ गया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का सम। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, आपको बस 1/r - 1/r। अच्छा, ये r अलग अलग है इसलिए, क्योंकि एक r आपका ये डिस्टेंस है, एक आपका r ये डिस्टेंस है। इस लाइन से इसकी दूरी नेगेटिव चार्ज की r- मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक r+ मान रहे हैं, तो ये r- और r+ जो है ये हमने अलग अलग लिखी। ये इसलिए लिखी क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज है। एक वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर, एक होगी 2 सेंटीमीटर + 2 मिलीमीटर। ये सारी वैल्यू रख दीजिए, इतना न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो इसको हम अगले डिस्कशन में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।